गठबंधन की सरकारें कहते थे। तो डिफरेंट पार्टीज दे यूज्ड टू कम टुगेदर, दे यूज्ड टू फॉर्म अलायंस, फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो उसका जो 30-40 साल बाद ऐसा मौका आया है कि एक सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट है, एक डिसाइसिव लीडरशिप है। इस कारण कई फैसले लिए जा रहे हैं जो अंडर द कारपेट थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे आप कश्मीर की बात करें या फिर आप चाइना का करें, एक डिसाइसिव गवर्नमेंट जब सेंटर पे होती है तो दे डोंट पुट थिंग्स अंडर कारपेट। ये इश्यूज पहले भी थे, हाईलाइट इसलिए हो रहे हैं कि देयर इज अ गवर्नमेंट which has a majority, which has a capability to take on things head on. तो कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत सारे लेफ्ट राइट सब जोड़ जाड़ के एक सरकारें बनती थी। ऐसी अमूमन सिचुएशंस में चीजों को स्लो डाउन कर दिया जाता था या वी शुड ब्रश अंडर द कारपेट, कारपेट के अंदर डाल दिया जाता था। अभी चीजें ये हो गई है कि एक गवर्नमेंट जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, एक डिसाइसिव गवर्नमेंट है, तो ज्यादातर चीजों को सॉर्ट आउट। आप कश्मीर के पर्सपेक्टिव से भी देखिए, वो बीजेपी से आप एग्री करें या नहीं करें, आर्टिकल 370 कश्मीर में हटाना उनके पॉलिटिकल एजेंडे में, उनके जो मैनिफेस्टो होता है उसमें 30 सालों से है। कोई नया नहीं कि आज वो पावर में है तो नहीं करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रातों रात कुछ कर दिया है। दे हैव बीन आस्किंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया फॉर लास्ट 30 ईयर्स कि हमें एक बार मौका दो, एक बार मौका दो, एक बार मौका दो। 30-35 साल जब वो मांगते रहे, उन्हें मौका मिला है, तो दे हैव टू डिलीवर व्हाट फॉर दे हैव बीन आस्किंग फॉर। तो आप उनके पर्सपेक्टिव से देखिए तो कहीं गलत नहीं है। जो सारी चीजें डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली हो रही हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द बीजेपीज मैनिफेस्टो फॉर 35 ईयर्स। जब वो दो एमपी हुआ करते थे उनके, तब भी उनका ये एजेंडा था जो आज है। तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर डिलीवरिंग ऑन व्हाट दे हैव बीन आस्क्ड, दे हैव बीन वोटेड फॉर। तो ये चीज है। आप सही कह रही है। पाकिस्तान को लेकर देखिए, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप हैं वो चलते रहे हैं। कोई भी सरकारें आती जाती रही हैं या आपस में एलिगेशंस और इस तरह की चीजें चलती रही है। चाइना को लेकर जरूर देखिए, जो कोर है इस एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो प्रॉब्लम का कोर है वो चाइना है। और मैं तो यहाँ कहूंगा कि आज के समय में नॉट ओनली साउथ ईस्ट एशिया बट ग्लोबली जो चाइना का एक्सपेंशनिस्ट वो है, वो इंडिया का कभी रहा नहीं। हमारे बगल में तो नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र रहा है, हमेशा फ्रेंडली रहे, कभी डोमिनेंस का कोई मतलब नहीं रहा है। कभी भी नेपाल में जो भी वहां की चीजें होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन रहे तो नेपाल को अभी डोमिनेट किया। दे हैव बीन इंडिपेंडेंटली वेरी फेयर कंट्री, आराम से रहे कभी कोई। तो हमारा कोई एक्सपेंशनिस्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कभी रही नहीं है। हाल के दिनों में जो तनाव ज्यादा दिख रहा है, मुझे लगता है उसका जो कोर इशू, जो एरिया डिस्टर्ब है साउथ ईस्ट एशिया, उसमें चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, और बिकॉज बीइंग अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, दैट इज पार्ट ऑफ देयर एजेंडा। They are not a democracy, they are not responsible to their own people, there is no accountability in their system. So they are driven by an agenda of expansionism, which not only us but the western countries also, उन सबको पता है कि जो चाइना की जो पॉलिसी है इज एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। कभी वो श्रीलंका में जो है कुछ करता है, कभी मालदीव में जाता है, कभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉरिडोर बनाता है। तो ये सब चीजें हैं बेसिकली जो कोर एरिया, ये डिस्टर्बेंस है साउथ ईस्ट एशिया में। द कोर इशू इज China, and because of the expansionist policies of China, India has to resist. There is no other way. We cannot sit around and see this whole area being disturbed. भले ही आज आप उसके बेनिफिशियरी होंगे by default, but in long term जो भी एक रेशनल आदमी पाकिस्तान में भी बैठा होगा वो जानता है कि चाइना what sort of an accountability is this, कि आप वहां पर किसी तरह की कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां के लोगों को फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं है, और उस कंट्री के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं। पूरी दुनिया उससे परेशान है। कोरोना ने तो कम से कम ये दिखा दिया है पूरी दुनिया में कि किस तरीके से चाइना ने कोरोना को हैंडल किया है। अलार्मिंग बेल है पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया समझ चुकी है जो चाइना का, जिसके यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी चीज की। दे आर अ थ्रेट नॉट ओनली टू आवर रीजन बट दे आर अ थ्रेट, अ ग्लोबल थ्रेट। एवरीबडी हैज फ्रॉम यूरोप टू द वेस्टर्न कंट्रीज, मोस्ट ऑफ देम दे आर बैकिंग ऑफ इकोनॉमिकली एंड अदर एस्पेक्ट। तो बेसिकली अगर आप इस पूरे रीजन को देखिएगा जी, तो उसमें जो कोर इशू है हाल के दिनों में हमारा, वो चाइना के साथ जरूर हाल के दिनों में कॉन्फ्लिक्ट रहा है। उसका कारण है जो मैंने कहा कि चाइना की एक पूरे एरिया में एक्सप्रेशनिस्ट पॉलिसी है। अपने आप को किसी तरीके से इकोनॉमिकली आसपास के मुल्कों को अपने ऊपर आश्रित कर लेना या फिर उनको किसी तरीके से डोमिनेट कर लेना। ऑब्वियसली इंडिया इसको रेसिस्ट करेगा, बीइंग power on its own and being a self-respecting country, we will resist all such of things. तो मुझे लग रहा है जो लार्जर प्रॉब्लम्स हैं वो चाइना के इर्द गिर्द घूम रही है, जो आप देख रहे हैं।
ठीक, बिल्कुल। चीमा साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, ना पाकिस्तान है, ना इंडिया है, और ना ही चाइना है। लेकिन जैसे अक्सर हम बात सुनते भी हैं, और अभी जैसे आशीष जी ने भी कहा, तो आपको नहीं लगता कि हमारे जिस तरीके के रिलेशंस हैं चाइना के साथ, तो ऐसा तो नहीं है कि वो, जैसे मैं असल में बॉलीवुड मूवीज बहुत देखती हूँ, तो उसका डायलॉग बोलने लगी हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि हम नजदीकी फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान नहीं देख रहे? ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा आपको? चीन के हवाले से जी, चीन के हवाले से, बिल्कुल। देखिए मुझे तो सिंपल सी समझ है, चीन हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट पे चलता है। चीन हमें हमें अगर कुछ दे रहा है, सीपैक दे रहा है, तो वो कौन सा खराब दे रहा है? वो भी अपने उससे उसके रिटर्न उनको वो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। और हम उनसे कर्जे ले रहे हैं या हम उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो हम उनसे रिटर्न में फेवर लेते हैं। तो ये तो नहीं है कि जी बगैर फेवर के हमने भी चीन को छोड़ा हुआ है। लेकिन सारी बात है, उनका स्केल बड़ा है, हमारा स्केल छोटा है, तो सिंपल सा फर्क है। देखिए भारत अभी ये इन्होंने जून जुलाई में मामलात खराब हुए हैं चीन के साथ। पहले तो जब नरेंद्र मोदी साहब चीन जाते थे, तो अपने कार्ड की जो एक साइड है उसमें अपना नाम और अपने जो डेजिग्नेशन है चाइनीज में लिखवा के लेके जाते थे, चीन में भी। सो ये चीजें छोड़े कि चाइना को तो सारे ही फेवर करना चाहते हैं और ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि चाइना, देखिए चाइना इस खित्ते में एक पावरफुल कंट्री है, और चाइना ये नहीं कहता कि ये एशियन सेंचुरी है, चाइना कहता है ये चाइनीज सेंचुरी है। सो भारत को भी वो निकाल रहे हैं, वो उस खित्ते में किसी को भी नहीं मानते। वो कहते हैं हम अकेले ही इसको फायदा हम लेंगे। सो उन्होंने पोटेंशियल है उनके पास, उन्होंने 25-30 साल से मेहनत की हुई है, ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया, इंडस्ट्री कमर्शलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी का उन्होंने सही फायदा उठाया। और इंडिया भी तो उनसे फायदा उठा रहा है। इंडिया की भी तो 100 अरब की बायलैटरल ट्रेड है। तो ये तो अभी तो अगले दिन 20 इनके फौजी मारे गए, तो इन्होंने हा हू करना शुरू किया कि जी पता नहीं क्या हो गया, चीन बड़ा जालिम है, तो चीन ऐसे है। 18 मुलाकातें हैं शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की। 18 मुलाकातों में क्या करते रहे ये? कभी वुहान स्पिरिट और कभी चीनी सदर का बड़ा वेलकम कर रहे हैं। तो ये देखें, ये चीजें छोड़ें, ये क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी साहब जो है उनका इमेज बहुत बड़ा बना दिया था इंडिया ने। बेसिकली चीन समझता है एक चीज को, चीन समझता है कि नरेंद्र मोदी का इमेज तोड़ना बहुत, हम नरेंद्र मोदी का इमेज नहीं तोड़ेंगे तो चीन समझता है कि ये जो भारत है वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्ट बना रहा है, चीज बना रहा है। तो वो उनका इमेज तोड़ना चाहते हैं, और वो किसी हद तक तोड़ने में एट होम कामयाब हो गए। नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल जवाब होने शुरू हो गए, भैया आप तुम क्या कर रहे हो, किधर कर रहे हो? अपोजिशन ने, स्ट्रेटेजिक जो है, रिटायर्ड जनरल है, ब्यूरोक्रेट है, फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, सबने सवाल करना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि चीन तो भला जितना मर्जी टकराए, उधर अमेरिका लगा हुआ, यूरोप लगा है, हमारी हमें फायदा मिल रहा है। सो हमें इंडिया करता रहे जो करता है, उन्हें कहे जी आप हमें, इंडिया भी तो रिटर्न फायदा ले रहा है। इंडिया को भी तो यही है कि अगर चीन से हम प्रॉब्लम हमारी रहेगी तो यूरोप और अमेरिका साथ देते रहेंगे इनका। तो ये भी तो वहां से फायदा, अगर इनको पता हो कि यूरोप और अमेरिका के साथ हमारी लाइन सीधी नहीं है, बिजनेस नहीं आएगा, कमर्शियल उनके साथ हमारी एक्टिविटी नहीं होगी, तो ये भी चीन के साथ बना के रखते। तो ये तो फायदे की गेम है, सारे हम भी फायदा देख रहे हैं, इंडिया भी फायदा देख रहे हैं, सब। सही, बिल्कुल। एग्जाम आपकी तरफ। जी आशीष जी, आपने बात सुनी दोनों की, आप क्या कहें? देखिए पहले तो मैं एक उस बारे में बात करना चाहूंगा जो इन्होंने उठाया कि एक गवर्नमेंट है जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, और मीडिया में जो कर्टेल्स हैं और विरोध प्रदर्शन फैसले लिए जा रहे हैं उसका विरोध हो रहा है। देखिए दो चीजें मैंने आपको बोली कि नंबर वन कि एक डिसाइसिव गवर्नमेंट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक। एकदम नंबर वन। नंबर दो कि जो भी कुछ हुआ है आप उससे एग्री करें या नहीं करें, बट दैट वाज पार्ट ऑफ देयर एजेंडा फॉर लास्ट 35-40 इयर्स। ठीक सिंस बात। देयर इंसेप्शन पार्टी बनी इसी मुद्दे पर थी, और आज ठीक भी बात। बनी। उन्होंने 30-40 साल से, आप जो सीए की बात कह रहे हैं, सीए का मुद्दा, सिटीजनशिप का इश्यूज, दैट इज पार्ट ऑफ देयर एजेंडा फॉर 35 इयर्स, दे हैव बीन वर्किंग फॉर इट। आप उनसे एग्री करें या ना करें, उन्होंने कई चुनाव लड़े, हारे, लोगों को कन्विंस करने में कि भाई हम आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है, वो हमारे इंडियन इंटरेस्ट में नहीं है। आखिर 35 साल लोगों ने उसे नहीं माना, बीजेपी पॉलिटिक्स से बाहर रही, सत्ता से बाहर रही।
आखिरकार जब उनको मैंडेट मिला है, दे ओ इट टू द पीपल टू फुलफिल द एजेंडा. सो इट इज पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो. इफ दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट, इट इज अ डोमेस्टिक इशू नंबर वन. एंड देयर हैज बीन एन इलेक्शन. 2019 में फिर चुनाव हुआ है, उस इश्यूज को लेकर गए. हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई जबरदस्ती कुर्सी पे बैठा हुआ है. वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल डेमोक्रेसी है, डायनेमिक डेमोक्रेसी है. इसमें कोई दो मत नहीं है. इलेक्शंस होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं, मैंडेट के साथ आप जाते हैं. तो मेरा सबसे पहले ये है कि आप इस बात को समझिए कि जो इश्यूज है, सीए का इशू है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का इश्यूज है. नंबर वन, ये डोमेस्टिक इश्यूज हैं और इस पर लोगों ने अपने मैंडेट दिए हैं. 35 साल तक नहीं दिया था. 35 साल तक इस इश्यूज पे बीजेपी लड़ती रही थी. लोगों ने कहा नहीं चाहिए हमें.